रोजाना की तरह हरीश सुबह 7 बजे अपना समोसे का ठेला लगाकर खड़ा था। उसकी पत्नी विद्या भी उसके साथ ही ठेले पर उसका हाथ बटा रही थी। ठेले पर अच्छी खासी भीड़ थी। और भाई, एक प्लेट समोसे देना। जी भैया जी, बस 2 मिनट, ये लीजिए आपका ऑर्डर। अरे कैसे हो हरीश भाई, सुबह सुबह तुम्हारे ठेले पर आकर समोसे नहीं खाए तो दिन ही नहीं बनता। अरे राजेश भाई, ये तो आपका बड़प्पन है। अरे भाभी जी, आपकी तबीयत कैसी है? फिलहाल तो ठीक है भाई साहब। ये लीजिए पैसे। भाई मजा आ गया समोसे खाकर, चलिए चलता हूँ। हाँ भाई साहब, आते रहिएगा। दोपहर 12 बजे तक नाश्ते का ठेला लगाकर दोपहर बाद दोनों पति पत्नी घर लौट आते हैं और यही उनका रोजमर्रा का काम होता है। दोपहर 3 बजे सोनू 10वीं और अनु 8वीं स्कूल से घर आते हैं। और बच्चों, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? सब ठीक चल रहा है बाबा। सोनू अनु के चेहरे पर एक संकोच का भाव था। दरअसल वो अपने पिता से कुछ मांगना चाहती थी। ये बात हरीश को समझ आ गई। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं बाबा, हम आपसे क्या छुपाएंगे। अरे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, जो भी मांगना है मांग लो। बाबा, दरअसल हमारी स्कूल की ट्रिप जाने वाली है और हम दोनों भी सभी बच्चों के साथ ट्रिप में जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रिप में जाने के लिए एक बच्चे को 300 रुपए देने पड़ेंगे। बस इतनी सी बात कहने से डर रही थी। तुम ट्रिप में जाने की तैयारी करो, पैसों की चिंता मत करो। हरीश जानता था कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो अपनी बेटियों को उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोस्त राजेश से पैसे उधार मांगे। भाई राजेश, मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। हाँ बताओ। दरअसल मुझे 600 रुपये उधार चाहिए थे। मैं कुछ ही दिनों में वापस लौटा दूंगा। अरे बस इतनी सी बात, चिंता मत करो, ये लो 600 रुपए और जब तुम्हारे पास आए तो लौटा देना। थैंक यू राजेश, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो यार। हरीश पैसे लाकर सोनू अनु को दे देता है और वो दोनों खुशी खुशी अगले दिन स्कूल ट्रिप में चली जाती है और राजेश भी अपनी पत्नी विद्या के साथ रोजाना की तरह ठेले पर चला जाता है। दोनों पति पत्नी सुबह ग्राहकों के बीच में होते हैं कि तभी अचानक हरीश देखता है कि सामने से नगर पालिका के लोग अतिक्रमण हटाते हुए उसके ठेले की तरफ बढ़ रहे हैं। सोनू के पापा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है विद्या, ये लोग दुकानें क्यों तोड़ रहे हैं? तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? चल हटा तेरी दुकान यहाँ से। सर, आप ऐसे कैसे हमारी दुकान हटा सकते हैं? हम यहाँ से कई सालों से ठेला लगा रहे हैं। ये जगह क्या तूने खरीद रखी है? नहीं सर, लेकिन ये हमारी रोजी रोटी है। अबे तेरा इमोशनल ड्रामा बनकर उठाओ रे इसका ठेला। सर कृपया ऐसा मत करिए, ये मेरी रोजी रोटी है। अगर आप इसे उठा के ले जाएंगे तो हम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? सर ऐसा मत करिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बात तुम्हें यहाँ अतिक्रमण करने से पहले सोच लेना चाहिए था। अधिकारी हरीश को दूर धकेल देता है। हरीश और विद्या वहीं बैठकर रोने लगते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। हरीश और विद्या मायूस और उदास होकर घर जाते हैं और सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। सोनू के पापा, अब क्या होगा? वही सोच रहा हूँ विद्या कि अब हम घर कैसे चलाएंगे। यही सोचते हुए पूरा दिन बीत जाता है और शाम को सोनू और अनु ट्रिप से घर लौट आती है। दोनों काफी खुश दिखाई देती हैं। माँ, बाबा, ट्रिप में बहुत मजा आया। हाँ माँ, हमने बहुत एंजॉय किया। क्या हुआ बाबा, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। नहीं बाबा, कुछ तो हुआ है, प्लीज मुझे बताओ ना। हरीश उन्हें पूरी बात बताता है। उसके पास जो कुछ भी था उससे उसका घर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता तक ही चल सकता था, इसलिए वो काम की तलाश में निकल पड़ता है और अपने दोस्त राजेश के पास जाता है। राजेश यार, नगर पालिका वाले मेरा ठेला उठाकर ले गए। मेरी कमाई पूरी तरह से बंद हो गई। क्या तुम मुझे कोई काम दिलवा सकते हो? यार मेरे पास तो कोई काम नहीं है, पर अपने एरिया के कॉर्पोरेटर है ना, रमन लाल, वो तुम्हारा ठेला वापस दिलवा सकते हैं। राजेश की बात मानकर हरीश रमन लाल के पास जाता है। नमस्ते रमन लाल जी, मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। हाँ बोलो भाई, क्या हुआ? हम आपकी मदद करने के लिए यहीं तो बैठे हैं। दरअसल मैं और मेरी पत्नी रोजाना समोसे का ठेला लगाते थे, लेकिन कल अचानक नगरपालिका के लोगों ने अतिक्रमण हटाने का
अभियान शुरू किया और मेरा ठेला भी उठा कर ले गए। मैं पूरी तरह से रास्ते पर आ गया हूँ। मेरी 2 बच्चियां हैं जो स्कूल जाती हैं। अगर ठेला वापस नहीं मिला तो 2 वक्त के खाने का भी लाले पड़ जाएंगे। कृपया मेरी मदद करें। अबे तुम्हें किसने कहा था वहाँ ठेला लगाने के लिए? जब ठेला लगाया था तब मुझसे पूछने आए थे क्या? गलती हो गई रमन लाल जी, लेकिन अब क्या करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारी मदद करिए, नहीं तो हम रास्ते पर आ जाएंगे। अबे चल हट, चल निकल यहाँ से। हरीश के घर की हालत बिगड़ती चली जाती है और अब घर का राशन भी खत्म हो जाता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा गए हैं ना बाहर, वो जरूर खाने के लिए कुछ न कुछ लेकर आएंगे। तभी हरीश आ जाता है। सुनिए जी, बच्चों को बहुत भूख लग रही है, आप खाने के लिए कुछ लाए हो क्या? नहीं विद्या, मैं दर बदर भटका, लेकिन कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे भूखे ही सो जाते हैं और अगले दिन अपने बच्चों की पीड़ा ना देख पाने के कारण हरीश फिर से उम्मीद लेकर निकल पड़ता है और चलते चलते जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में भटकते भटकते हरीश को एक गुफा दिखती है। अरे ये क्या, ये तो एक गुफा लग रही है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। गुफा में आराम करते हुए अचानक हरीश के मन में विचार आता है कि क्यों ना इस गुफा में ही अपना छोटा सा होटल खोल लिया जाए। वहाँ पर कभी कोई अतिक्रमण हटाने भी नहीं आएगा। ये सोचकर हरीश उठकर खड़ा होता है और तुरंत घर जाकर पत्नी विद्या को वहाँ लेकर जाता है। देखो विद्या, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर इस गुफा में अपना होटल शुरू करें तो कैसा रहेगा? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन इतनी दूर जंगल में नाश्ता करने कौन आएगा? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस मेरा साथ दो, मैं इस गुफा को ही स्वर्ग बना दूंगा। मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ सोनू के पापा। विद्या, ये आखिरी उम्मीद है, भगवान हमें इस काम में सफल कर दे। मैं आपके साथ हूँ जी, हम बहुत मेहनत करेंगे और फिर से अपना आशियाना बसा लेंगे। हरीश फिर से एक बार राजेश के पास जाता है और नया होटल खोलने के लिए उससे पैसे उधार मांगता है। भाई राजेश, मैंने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मदद करने के लिए इनकार कर दिया। क्या तुम मुझे नया होटल खोलने के लिए 10,000 रुपयों की मदद कर सकते हो? भाई हरीश, मैंने तुम्हें कभी मदद करने से मना किया है क्या? मैं आज शाम तक तुम्हें 10,000 दे दूंगा, चिंता मत करो। राजेश से पैसे लेकर हरीश उस गुफा के अंदर अपना होटल खोल लेता है और धीरे धीरे उसका होटल चलने लगता है, जिससे हरीश की जिंदगी फिर एक बार संवर जाती है। हरीश का होटल गुफा होटल के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। इसी बीच कॉरपोरेशन के चुनाव आ जाते हैं और रमन लाल हरीश के होटल पर वोट मांगने पहुंच जाता है। भाई साहब, इस बार वोट हमें ही देना। अरे रामलाल जी, पहचाना? रमन लाल हरीश की तरफ देखता है और सोचने लगता है। मैं वही हूँ जिसे आप लात मार के धकेला था और मदद करने से इनकार कर दिया था। देख रहे हो समय का चक्र कैसा घूमता है। आज आप मेरे सामने हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए आए हैं। हरीश भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन आपको उनकी जरूरत भी जरूर पड़ती है। ममता अपने भाई सोनू के साथ गांव में रहती थी। वो बहुत गरीब थी। ममता के माता पिता का देहांत एक दुर्घटना में हो गया था। तब से ममता ने अपने भाई बहन की जिम्मेदारी उठा रखी थी। ममता अपनी माँ की जगह गांव के सरपंच के यहाँ काम करती है। एक दिन, मालिक, मेरे भाई की तबीयत खराब है तो 1-2 दिन नहीं आ पाऊंगी। तेरा सारा काम कौन करेगा अगर तू नहीं करेगी तो? सरपंच जी, मैं अपनी जगह अपने पड़ोस की कमला को भेज दूंगी। ममता ये कहकर चली जाती है और अपने पड़ोस में रहने वाली कमला को अपनी जगह सरपंच जी के यहाँ काम पर भेज देती है। उसके बाद वो अपने भाई की देखभाल में लग जाती है। 2 दिन बाद जब वो वापस काम पर जाती है तो अब से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी जगह कमला को ही काम पर रख दिया है। ये सुनकर ममता सरपंच के सामने रोते हुए बोलती है, मालिक, मुझे काम से मत निकालो, मेरे भाई का क्या होगा? सरपंच कुछ नहीं सुनता और दरवाजा बंद कर देता है। दुखी होकर ममता घर आती है और सारी बातें अपने भाई को बताती है। दीदी, तुम भी पिताजी की तरह छोले समोसे क्यों नहीं बेचती? हमारे पास उनका ठेला भी रखा है।
ममता को आइडिया अच्छा लगता है और अगले दिन वो छोले समोसे बनाकर गांव के सारी सरकारी स्कूल के बाहर बेचने लगती है। तभी वही छोले पूरी बेच रहा लखन कहता है, मेरे छोले पूरी के सामने तेरे छोले समोसे कोई नहीं खाने वाला, समझी? तभी एक बुढ़िया लखन से छोले समोसे मांगती है। ये सुनकर लखन को गुस्सा आ जाता है और वो बुढ़िया को धक्का देकर गिरा देता है। ये देखकर ममता उस बुढ़िया को उठाती है और, माई, तुम्हें भूख लगी है ना? तुम मेरे छोले समोसे खा लो। बेटी, पर मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर ममता मुस्कुरा देती है और बूढ़ी औरत को छोले समोसे देती है। बूढ़ी औरत छोले समोसे खा लेती है। बेटी, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती, पर तू ये मसाला रख। बूढ़ी औरत मसाला देकर चली जाती है। उस दिन ममता के छोले समोसे नहीं बिकते। वो अपना ठेला लेकर घर चली जाती है और अगले दिन, कल तो कोई भी मेरे ठेले से छोले समोसे नहीं खा रहा था। अगर आज भी ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी? तभी ममता की नजर उस मसाले पर पड़ती है और ममता छोले समोसे में वो मसाला डालती है। उसकी मसाला डालते ही छोले समोसे का रंग बदल जाता है। उसके बाद ममता उसे बेचने निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में छोले समोसे की सुगंध से लोगों की भीड़ लग जाती है। छोले समोसे खाकर ग्राहक बहुत तारीफ करते हुए बोलते हैं, अरे इतने स्वादिष्ट छोले समोसे तो मैंने कभी नहीं खाए। अरे तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ममता के सारे छोले समोसे बिक जाते हैं। ये सब देखकर ममता बहुत खुश हो जाती है और अपना ठेला लेकर घर आ जाती है। वो ये सारी बातें अपने भाई को बताती है और अगले दिन फिर से छोले समोसे बनाती है कि तभी सोनू आ जाता है और, दीदी, मुझे भी अपने छोले समोसे खिलाओ जिसकी लोग इतनी तारीफ करते हैं। सोनू छोले समोसे खाता और कहता है, दीदी, ये छोले समोसे तो इतने स्वादिष्ट नहीं है। ममता को ये सुनकर अजीब लगता है। उसके बाद वो भी छोले समोसे चखकर देखती है और उसे भी छोले समोसे स्वादिष्ट नहीं लगते। तभी उसकी नजर उस बूढ़े औरत के द्वारा दी हुई मसाले पर पड़ती है। ममता जल्दी से उस मसाले को छोले समोसे में डाल देती है और फिर से सोनू को खाने को देती है। दीदी, लगता है ये जादुई मसाला है जिससे ये छोले समोसे इतने स्वादिष्ट हो गए। ये सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है और अपने जादुई छोले समोसे लेकर बेचने निकल जाती है। थोड़ी ही देर में उसके सारे जादुई छोले समोसे बिक जाते हैं। अब ऐसा रोज होने लगता है। धीरे धीरे ममता की आर्थिक हालत ठीक होने लगती है। अब वो छोले समोसे की दुकान कर लेती है। ममता अपनी दुकान का नाम जादुई छोले समोसे रखती है। ये सब देखकर, मुझे पता करना पड़ेगा कि इसके छोले समोसे में आखिर ऐसा क्या है। अगली सुबह लखन छुपकर देखता है कि ममता छोले बना कर लाई है और उसमें सोनू ने एक मसाला डाला। उसके मसाला डालते देख ही छोले का रंग बदल गया। उसके बाद सोनू छोले समोसे या आलू में भी वो मसाला डाल देता है और कहता है, दीदी, जादुई छोले समोसे तैयार हैं। अच्छा, तो ये सब इस मसाले का कमाल है। इसके कारण ही इसके छोले समोसे जादुई बन रहे हैं। ममता अपने जादुई छोले समोसे लेकर अपनी जादुई दुकान चली जाती है और सोनू अपने स्कूल। तभी लखन उस मसाले को चुरा लेता है और अपने घर जाकर अपने बनाए छोले में वही मसाला डालता है और उसे चखता है तो वो छोले बिल्कुल बेकार हो जाता है। ये सब देखकर, छे, कितना खराब स्वाद हो गया मेरे छोले का। लगता है ये जादुई मसाला सिर्फ ममता के खाने को ही जादुई बनाता है। एक काम करता हूँ, इसे फेंक देता हूँ। ना रहेगा ये मसाला और ना ममता जादुई छोले समोसे बना पाएगी। इतना कहकर वो उस जादुई मसाले को फेंकने लगता है। उससे बहुत देर हो जाती है मसाला फेंकते फेंकते, पर वो मसाला खत्म ही नहीं होता। उसके पूरे घर में वो मसाला भर जाता है। ये सब देखकर, जादुई मसाले, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। उसके माफी मांगते ही सारा मसाला डिब्बे में वापस आ जाता है। उसके बाद लखन उस जादुई मसाले को वापस ममता के घर रख देता है। ममता इसी तरह उस मसाले की मदद से अपनी जादुई छोले समोसे बेचती रहती है। धीरे धीरे वो कई दुकानें खोल लेती है और गरीबी भूखे लोगों को मुफ्त में अपने जादुई छोले समोसे खिलाती है। इस तरह बड़ी बड़ी खुशी वो अपना छोटा जीवन में जीती जाती है। एक समय की बात है,
एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में किशोर, उसकी बीवी राधा और 2 बच्चे पलक और राहुल रहते थे। किशोर कोई काम धंधा नहीं करता था और अक्सर शराब पीकर राधा को मारता पीटता था। राधा किशोर के शराब पीने की आदत से बहुत ही परेशान थी, पर वो करती भी तो क्या। एक रात जब राधा अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है, तभी शराब पीकर किशोर कहता है, राधा, मुझे पैसे दो, मुझे शराब पीने जाना है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। जो थोड़े पैसे बचे थे वो आप सुबह ही ले गए। झूठ मत बोल, समझी? मुझे अभी के अभी पैसे दे। मैंने कहा ना पैसे नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कल क्या खाएंगे। कोई दुकान वाला अब हमें उधार भी नहीं देगा, क्योंकि हमने उसके पहले के पैसे भी नहीं दिए। और आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? ऐसे कब तक घर चलेगा? मैं जो थोड़ा बहुत लोगों का काम करके पैसे कमाती हूँ, उससे गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल है। मैंने पैसे मांगे और तू मास्टरनी की तरह भाषण देने लगी। अगली सुबह जब किशोर बाहर आंगन में बैठा होता है, तो अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है। राधा, जल्दी आओ, मैं मर जाऊंगा, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। राधा किशोर के पास जाती है और जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करता है। आपके पति की रिपोर्ट आ गई है। दरअसल दारू पीने के कारण किशोर का लिवर खराब हो रहा है, इसीलिए हमें किशोर का जल्द से जल्द इलाज कराना होगा। अब आप बस जल्द से जल्द 5 लाख का इंतजाम करा लीजिए। राधा राहुल को ले आती है और फिर लोगों के घर जाकर काम मांगती है। मैडम जी, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। राधा ने एक के बाद एक जाने कितने घरों में जाकर काम मांगती है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। वो खंडर से दुकान के बाहर आकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? भगवान, मेरी मदद करो, मुझे अपने पति को हर हाल में बचाना है। राधा उस दुकान के बाहर बहुत देर तक बैठकर रोती रहती है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। अरे, इस दुकान का दरवाजा तो खुला पड़ा है। राधा अंदर जाकर देखती है तो अंदर दुकान बिल्कुल खंडर पड़ी होती है। उसे वहाँ देखकर पता चलता है कि वो एक बड़े चाट मसाले की दुकान है और जाने कब से बंद पड़ी है। राधा इधर उधर देख ही रही होती है और पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। किसकी हिम्मत हुई यहाँ आने की? कौन है वहाँ? राधा इतना बोलती है कि चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है। तेरी मौत आई है जो तू मेरी दुकान में चली आई। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तुझे ना मारूं? तूने मेरी दुकान में घुसने की हिम्मत की है, तुझे मारना तो पड़ेगा ही। चुड़ैल राधा का गला पकड़ लेती है और वो उसे मारने लगती है। मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगी। बस मुझे छोड़ दो। मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे सिवा कोई नहीं है। पति की भी बहुत तबीयत खराब है, जिसके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं तो काम ढूंढने निकली थी और थक हार कर यहाँ बाहर आकर बैठ गई। ये दरवाजा खुला था तो अंदर आ गई। तू सच बोल रही है? मैं झूठ बोलूं तो बेशक आप मुझे मार देना। राधा की दुख भरी कहानी सुनकर चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है। बता, मैं तेरी क्या मदद करूं? आप मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। क्या मैं आपके लिए इस दुकान का इस्तेमाल कर सकती हूँ? यहाँ सब सामान भी है, मैं इसकी साफ सफाई कर दूंगी। चुड़ैल एक चुटकी बजाती है और पूरी दुकान की सफाई खुद ब खुद होने लगती है। राधा ये देख हैरान रह जाती है। चुड़ैल दोबारा चुटकी बजाती है और वहाँ एक साइड गैस चूल्हा, बड़ी सी कढ़ाई, बाकी बर्तन और खाने का खूब सारा सामान आ जाता है। ये मैं सपना तो नहीं देख रही? बहुत स्वादिष्ट चाट मसाला बनाना आता है। तो दुकान पर बैठ और मैं अंदर बैठकर पहले मसाला बनाती हूँ, फिर स्वादिष्ट चाट मसाला बनाकर तुझे देती हूँ। ये दुकान पहले मेरे पति की ही थी। मैं दुकान पर बैठकर मसाला बनाया करती थी, पर एक दिन पूरी शादी के चक्कर में मुझे खौलती कढ़ाई में धक्का दे दिया और मैं मर गई। उसके बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और मैंने अपने पति से अपनी मौत का बदला ले लिया। उनकी इस दुकान को चलने नहीं दिया और मैंने उसको इतना डराया कि उसे यहाँ से भागना पड़ा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ।
उसके बाद चुड़ैल कढ़ाई में खूब सारा तेल डालती है। एक तरफ वो आलू का ढेर लगाती है और क्या फटाफट मसाला बनाती है कि राधा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, तुमने तो कमाल कर दिया। भूलो मत, मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझ में कई जादुई शक्तियाँ हैं। चलो अब जल्दी से ये चाट मसाला दुकान में रखो और बेचना शुरू कर दो। आज तुम लोगों को मुफ्त चाट मसाला खिलाओ और फिर जब लोग मेरे हाथ के चाट मसाले का स्वाद एक बार चख लेंगे तो दोबारा जरूर खाएंगे और फिर कल से तुम सस्ते दामों में बेचना। फिर सब तुमसे ही चाट मसाला लेने आएंगे। बस फिर क्या, राधा जल्दी से पूरी दुकान चाट मसालों से भर देती है और बाहर एक बोर्ड लगा देती है जिस पर लिखा होता है, आज चाट मसाला बिल्कुल मुफ्त है और कल से सिर्फ 2 रुपए का एक प्लेट। लोग आते जाते राधा की दुकान में चाट मसाला बेचते देखते हैं। एक बार जो आदमी चाट मसाला खाता है तो वो खाता ही रह जाता है। उसके बाद बोर्ड देखकर वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आप सभी एक एक करके आइए, सबको चाट मसाला मिलेगा, चिंता मत कीजिए। कुछ ही देर में सारे चाट मसाले खत्म हो जाते हैं। राधा फिर से अंदर चुड़ैल के पास जाती है और उसे और ज्यादा चाट मसाला लेकर आती है। इधर चुड़ैल भी फटाफट मसाला और उसको चाट मसाला बनाकर तैयार रखती है। पूरा दिन दुकान के आगे लोगों की भीड़ लगी रहती है। बस फिर शाम हो जाती है। अब मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, ये कुछ चाट मसाला घर ले जाओ, तुम और बच्चे खा लेना। उसके बाद राधा चाट मसाला लेकर अपने घर चली जाती है। तू सुबह से कहाँ गई थी और ये चाट मसाला कहाँ से ले आई? तेरे पास तो पैसे नहीं थे, सच सच बता, कहाँ गई थी? राधा बात को ये वहाँ घुमा देती है और किशोर को सच नहीं बताती, इसलिए किशोर राधा को खूब मारता है। बस रोज राधा जल्दी उठकर दुकान खोल लेती, फिर चुड़ैल खूब सारी चाट मसाला बनाती और राधा उनको सस्ते दाम पर बेचते। पर सस्ते और स्वादिष्ट चाट मसाला खाने के लिए हमेशा दुकान के सामने लोगों की भीड़ रहती थी। धीरे धीरे करके राधा खूब सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। एक दिन किशोर राधा से बोलता है, कैसी बेशर्म औरत है तू, जो रोज सुबह गायब हो जाती है और रात को घर लौटती है। किशोर राधा को उस दिन भी बहुत मारता है, पर राधा फिर भी किशोर को कुछ नहीं बताती। किशोर को हमेशा लगता है कि राधा गलत है और उसे आए दिन गालियां देता, मारता पीटता था। एक दिन किशोर चुपके से राधा के पीछे पीछे जाता है और राधा को चाट मसाला बेचते देख लेता है। दुकान के बाहर इतनी भीड़ देखकर किशोर हैरान रह जाता है। फिर किशोर अंदर दुकान में घुस जाता है तो वहाँ एक चुड़ैल को चाट मसाला बनाते देख कांपने लगता है। अरे बाप रे, बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल! तो तू ही है वो पियक्कड़ किशोर जिसकी वजह से बेचारी पूरा दिन इतनी मेहनत कर रही है। तुम मुझे और राधा को जानती हो? हाँ, मैं तुझे जानती हूँ। मुझे राधा ने तेरे बारे में बताया कि उसे तेरे इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। फिर चुड़ैल उसे सारी बातें बताती है कि कैसे राधा उसकी दुकान के बाहर रो रही थी। किशोर को जैसे ही सारी बात पता चलती है उसे बहुत दुख हुआ और अपने पर शर्म भी आने लगती है। मैंने हमेशा उसे शक किया और उसे बहुत मारा। वो तो मेरे लिए पैसे जमा कर रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से हम मिलकर इस दुकान को चलाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन से किशोर को राधा की अहमियत पता चलती है और वो दोनों मिलकर इतना पैसे जोड़ लेते हैं जिससे किशोर का इलाज हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। उसके बाद वो चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं।